हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप द बायसेंस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक वीडियो के ठीक नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के बट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्विजेस वगैरह तो करते ही हैं, उसके साथ साथ बायोलॉजी रिलेटेड ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा अप टू डेटेड। सो इसलिए एक बार वो ग्रुप को जरूर विजिट कीजिएगा। और आज हम मोलिकुलर बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 2 लाए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों के प्रैक्टिस के तौर पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे चैनल में आप लोगों को ढेर सारे MCQ सॉल्व MCQ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस मिल जाएंगे, इसलिए चैनल में जाकर उस सारे वीडियो को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी का फादर कौन है? शायद ये क्वेश्चन आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा या फिर बहुत ही कम देखा होगा, तो ये भी पूछे जाते हैं। तो मोलिकुलर बायोलॉजी के फादर कौन है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है लाइनस कार्ल पॉलिंग, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस एच क्रिक और मैलन बी हॉगलैंड। सो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइनस कार्ल पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग को ही बोला जाता है फादर ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। उसके बाद पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आरएनए मेड अप ऑफ। आरएनए इनमें से कौन सी चीज़ों को लेकर बना हुआ है, यानी कि बेसिस का नीचे दिया है। हमें मालूम है आरएनए में जो बेसिस पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, वो होता है हमारा आर्डेनाइन, गुआनाइन और थायमिन की जगह यूरासिल और साइटोसिन। ये चार बेसिस पाया जाता है। ऑप्शन में देखते हैं ये कहाँ पे है, आर्डेनाइन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल। ये वाला पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो गया यहाँ पे। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। आर्डेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन नहीं होता। आर्डेनाइन, गुआनिन, यूरासिल, थायमिन ये भी नहीं होता। आर्डेनाइन, यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन ये भी नहीं होता। थायमिन कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। सो यूरासिल होता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी अनयूजुअल बेसिस आर ऑब्जर्व इन और टीआरएन मॉलिक्यूल। हमने पढ़ा था टीआरएन, जनरल टीआरएन मॉलिक्यूल में दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा जितने भी तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएन होते हैं उनमें कितने तरह के अनयूजुअल बेसिस पाए जाते हैं, 1350। सो टोटल 5 तरह के पाए जाते हैं, और वो क्या क्या है, स्यूडो यूरिडिन, डाइहाइड्रो यूरिडिन, ये दोनों हमें जनरली देखने को मिलता है। हाइपोजेंथिन भी एक मिलता है, थाइमिन और मिथाइल गुआनिन, ये टोटल 5 देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे जो जनरल वाले बेसिस होते हैं वो है स्यूडो यूरिडिन और डाइहाइड्रो यूरिडिन। स्यूडो यूरिडिन आपने पढ़ा होगा, एक होता है हमारा DHU लूप और एक होता है हमारा टी साइसी लूप, और आर्म भी कहते हैं, आर्म उसके बाद लूप होता है। सो ये दो हमारे टीआरएनए में कॉमनली पाए जाते हैं, लेकिन लगभग 5 होते हैं। व्हाट इज द रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, हेटेरोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, रीजनरेशन ऑफ डुप्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल और क्लीवेज ऑफ हॉलिडे जंक्शन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा रीजनरेशन ऑफ डुप्लेक्स डीएनए। सो क्या होता है ना, जनरली जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं उनके जो डीएनए में जब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, तो जेनेटिक एक्सचेंज होता है, उसी प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द टीआरएनए डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ द अमीनो एसिड अटैच्ड। टीआरएनए में कौन सा जो आर्म होता है स्पेसिफाई करता है अमीनो एसिड अटैचमेंट को? वो एक्सेप्टर आर्म है, या एक्सेप्टर स्टेम, डी लूप है, या फिर साई यू लूप है, या फिर वेरिएबल लूप है? इसका राइट आंसर है एक्सेप्टर लूप। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में भी जोड़ दिया हूँ, तो आप लोग चाहो तो एक्सप्लेनेशन वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के लिए इनमें से कौन सा वाला ट्रू नहीं है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं, मोनोमेरिक यूनिट, यूबिक्विटस सब्सटेंस, या फिर नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल। सो ट्रू कौन सा नहीं है? ये नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन एंजाइमेटिक नहीं होते, यानी कि एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं। यानी कि मैं बता दे रहा हूँ, एंजाइमेटिक आपने पढ़ा होगा राइबोजाइम। राइबोजाइम में जो एक छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की तरह आप एक्ट करता है, आप सबने पढ़ा होगा ऑल एंजाइम्स आर, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, क्योंकि एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स को छोड़ के बाकी सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला नॉन एंजाइमेटिक गलत हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड। इनमें से कौन सा रॉन्गली पेयर है? न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिखाता है, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट लिंकेज। सो इसमें रॉन्ग जो है, न्यूक्लिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड हमें नाइट्रोजिनस बेसिस में पाए जाते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा नाइट्रोजिनस बेसिस, ए के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड टी जुड़ता है, जी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से सी जुड़ता है, ये हमें बेसिस में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड में नहीं पाए जाते। बाकी पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट लिंकेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट प्रोवाइड टू द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा वाला फैक्टर काम में नहीं होता है? साइज तो मैटर करता है, मैट्रिक्स डेंसिटी मैटर करता है, चारगाप रूल तो बहुत ही मैटर करता है, बाकी एथिडियम ब्रोमाइड हमें ये क्या है, एक
टैगिंग चीज़ है, ये इसको टैग करने के लिए, डीएनए को टैग करने, पहचानने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए यूज होता है। बाकी साइज वगैरह तो जानते हैं, जो छोटा छोटा फ्रैगमेंट होगा वो पहले पहुंचेगा, रन क्विकली रन करेगा, और जो बड़ा फ्रैगमेंट होगा वो स्लोली रन करेगा। मैट्रिक डेंसिटी तो होता है, चार गैप रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए के साथ टी वाला देखेंगे, दो बॉन्ड होता है, जी के बाद जी के साथ सी, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जो हैवीएस्ट रहता है। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट प्रोसेस अमंग द फॉलोइंग। इनमें से स्लोएस्ट प्रोसेस कौन सा है? स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन। यहाँ पे ट्रांसलेशन स्लो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है डीएनए रेप्लिकेशन देखिए 200 से 1000 तक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है पर सेकेंड, एक सेकेंड में 200 टू 200 टू 1000 न्यूक्लियोटाइड एंटी पर सेकेंड। वहीं पे अगर आप ट्रांसलेशन में देखिए सिर्फ 2 to 20 आपका एमिनो एसिड पर सेकेंड, ये है उनका मतलब रेट। तो यहाँ पे सबसे स्लोएस्ट हुआ ट्रांसलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डीएनए इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के पर्पस में डीएनए का कौन सा फंक्शन बहुत जरूरी हो जाता है? म्यूटेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। अगर हमें इवोल्यूशन चाहिए तो हमें म्यूटेशन डीएनए में ज़रूरत होगा, क्योंकि म्यूटेशन होने से न्यू प्रोटीन बनेंगे, न्यू डिफरेंट एमिनो एसिड सीक्वेंस से न्यू प्रोटीन बनेंगे, न्यू प्रोटीन या फिर अलग प्रोटीन बनने से न्यू फिनोटाइपिक कैरेक्टर आएंगे, और जो कि इवोल्यूशन में भागीदार होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बैकबोन। न्यूक्लिक एसिड बैकबोन का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? न्यूक्लिक एसिड बैकबोन बना रहता है सुगर फॉस्फेट बैकबोन से, ये याद रखिएगा। सुगर फॉस्फेट बैकबोन से सिर्फ और सिर्फ डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसका बैकबोन बना रहता है। देखते हैं ऑप्शन, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप्स, पेंटो शुगर, फॉस्फेट आइसोटरेज बॉन्ड। सो जो नहीं है कंपोनेंट वो है हमारा न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि देखिए अभी मैंने कहा सुगर और फॉस्फेट ग्रुप तो होगा, शुगर पेंटो शुगर होगा, और ये दोनों जुड़े किससे हुए हैं? ये दोनों जुड़े हुए हैं फॉस्फेट स्टरेज बॉन्ड से, ठीक है। तो ये तीनों तो चाहिए ही चाहिए न्यूक्लिक एसिड के बैकबोन बनाने के लिए। बाकी न्यूक्लियोटाइड नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बना रहता है शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस को अगर जोड़ेंगे तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। यहाँ पे पूछा गया सिर्फ और सिर्फ बैकबोन। बैकबोन के लिए मैं थोड़ा सा आसानी से बता दूं, बैकबोन किसे कहा जाता है? ये डीएनए देखे हैं, डीएनए चाहे आरएनए ले लीजिए, ये जो मैंने एक डंडी बनाया है, और उसमें अगर ये इस तरह से एक एक लाइन कर दूं, ये हो गया लाइन एक एक उसके क्या, नाइट्रोजनस बेस। बस इसको हटा देने से जो बचा ये वाला हमारा क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड बैकबोन, ठीक है। बैकबोन में हमें नाइट्रोजनस बेसेस देखने को नहीं मिलता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन यानी कोई एक जेनेटिक सीक्वेंस है जो कि अपना प्रोटीन बनाना है, या फिर प्रोटीन बनाने का प्रोसेस, सेंट्रल डोगमा प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन कह सकते हैं। सो इसमें कौन सा वाला टेक पार्ट नहीं करता? ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन। सो रेप्लिकेशन का कोई भी रोल नहीं है जीन एक्सप्रेशन में, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि रेप्लिकेशन का काम है डीएनए टू डीएनए बनाना। बाकी ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, ये तो आप लोग जानते हो। बाकी ट्रांसलेशन में आरएनए से फाइनली हमें प्रोटीन मिल जाता है। और आरएनए प्रोसेसिंग जानते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए को मॉडिफाई करके इंट्रोन को हटाकर एक्सोन को जोड़ा जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के स्टेबिलिटी के लिए कौन सा वाला कंट्रीब्यूट नहीं करता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, बेस एंड शुगर फॉस्फेट बैकबोन इंटरेक्शन, या फिर बेस पेयरिंग। सिर्फ जो कंट्रीब्यूट नहीं करता वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। बाकी ये तो बेस्ट हमें ग्लोबल मॉडल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाता है। बाकी ये हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कंट्रीब्यूट नहीं करता। बाकी बेस शुगर तो ये होंगे स्टेबिलिटी करने के लिए, बेस पेयरिंग तो होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which histone molecule produces noble binding sites for protein component of the kinetochore। इसका राइट आंसर है CNP ये हमें क्या करता है, जो हमें ये रहा हमारा जो क्रोमोजोम का जो काइनेटोकोर रीजन है, यहाँ पे जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियोजोम इसको घेरे रहता है, इस पर्टिकुलर डीएनए का जो न्यूक्लियोजोम घेरे रहता है उसको रिप्लेस कौन करता है? CNP। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इनमें से कौन सा वाला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर्म करता है? मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहूँगा। हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इवन नंबर का होता है, इवन लेटर्स के होते हैं, ठीक है, इवन सीक्वेंस के होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 4 + 4 सारे के सारे 8 हैं। अब इसको इजीली कैसे जानेंगे, मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। पहले के जो 4 लेटर हैं उनको देखिए, उसका ऑपोजिट मतलब उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग उसके बाद वाला है कि नहीं। सो जैसे कि मैं देख लेता हूँ, ए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए है, ये नहीं
होगा, क्योंकि देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे टी होने से ही ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। मैं बाद में बताऊंगा कैसे होगा। तो देखिए ए, इसके बाद टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए है। बी ऑप्शन देखिए ये वाला कट गया। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन में जी, यहाँ पे जी, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो ये भी कट गया। उसके बाद सी देखिए ए, इसका टी है, ये वाला चेक करते हैं। उसके बाद टी, इसके बाद ए है, टी, उसके बाद ए है, जी, इसके बाद सी, ये वाला होगा राइट आंसर। देखिए मैं बताऊंगा कैसे। उसके बाद ये डी ऑप्शन भी देखते हैं, जी इसका भी है, उसके बाद टी, ए इसका भी है, टी ए इसका भी है, और जी जी देखिए ये वाला गलत हो गया, ये भी नहीं हुआ। देखिए कैसे हुआ। अगर कोई भी एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लेते हैं, जी ए टी टी सी, मान लीजिए ये वाला हमारे पास एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। ये 6 लेटर के हैं, इवन, मैं फिर से बोल रहा हूँ इवन। अब देखिए ये जी है, यहाँ पे भी जी आएगा क्योंकि सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होगा, तो यहाँ पे सी होगा। देखिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, यहाँ पे जी रहा। उसके बाद ए है, यहाँ पे ए रहेगा। इसके बाद ये ए है, यहाँ पे भी ए रहेगा। उसके बाद टी है, उसके बाद टी है, उसके बाद सी है। देखिए तो क्या होता है ना, यहीं से कैसे मालूम करेंगे। मान लीजिए ये जी है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 है ये टोटल डिवाइड कर दीजिएगा, जितना भी नंबर है ये टोटल 6 को 3 में डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा। इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंटरी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जी ए टी टी सी। तो ये अगर कोई एक सीक्वेंस दिया है तो इसको टोटल 6 लेटर है, 3 3 डिवाइड कर लीजिएगा। इस फर्स्ट वाला का, फर्स्ट 3 लेटर का ऑपोजिट इसमें होना ही चाहिए, तब जाके वो कॉम्प्लीमेंटरी या फिर तब जाके वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। इतना अगर आपने नोटिस कर लिया तो आप लोग इजीली कोई सा भी ऑप्शन देख के बता पाओगे। उसके लिए आपको लिखने का जरूरत नहीं है कि जी के पास सी आएगा, ए के बाद टी, ए के बाद टी, फिर टी के बाद ए, फिर टी के बाद ए, सी के बाद जी, इसका लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का आज के लिए इतना ही था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे तो उसमें भी डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी वगैरह या फिर कोई सजेशन वगैरह है वो आप कमेंट में दे सकते हो, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।